हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानोदय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके कुछ वीडियो लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, पहले जाकर उन्हें जल्दी से देख लें। उसके बाद आज कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशों का क्वांटमीकरण। अब आवेशों का क्वांटमीकरण होता क्या है वास्तव में, तो समझना कि हमने पहले की वीडियोस में जो बात की थी वो ये की थी किसी भी वस्तु पर आवेश का आ जाना। अब आवेश कैसे आता है? जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उस वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। दो ही बातें हैं। अब हम लोगों ने वो इलेक्ट्रॉन को त्यागा और ग्रहण किया, ये तो समझ में आया, लेकिन त्यागा किस प्रकार से और ग्रहण किस प्रकार से किया? या तो हमने पूरे के पूरे एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। ठीक इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए। हमने ऐसा नहीं किया कि 1/2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को आधा काट के त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को आधा काट के ग्रहण कर लिया। ऐसा हमने नहीं किया। अगर ऐसा करते तो ये सततता का पालन करता, आवेश जो है कंटिन्यूअसली का पालन करता। 1 के बाद डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, 2 के बाद डायरेक्ट क्या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। यही क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटमीकरण कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश है ना, 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों के रूप में त्यागा जाता है, आधा इलेक्ट्रॉन त्यागा या ग्रहण नहीं किया जाता है। तो समझना, यहां पर मैं बात कहूं आवेश की, तो आवेश किसी वस्तु पर आवेश तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो वस्तु पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास में? प्लस आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? प्लस आ जाएगा। इसको मैं मैथमेटिकली रूप में लिखूंगा तो Q बराबर प्लस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम क्या लिखते हैं? E, जो कि कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी को हम लोग जो ये लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको आवेश का क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा। बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। मतलब एक पैकेट्स बन गया, वो पैकेट क्वांटा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इस पैकेट्स के रूप में इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है और ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं अपन। आवेश, ये धनावेश था, ये ऋणावेश है। सुनना, आवेश माइनस ले लेंगे, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश तो लेना ही है, फिर उसके बाद में जितने ग्रहण कर रहा है उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। ग्रहण कर रहा है इसलिए कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली रूप में लिखें तो Q बराबर माइनस है तो संख्या ही n और इलेक्ट्रॉन का आवेश E। बहुत बढ़िया। या हम लिखें आवेश, चाहे वो ऋण आवेश हो चाहे वो धन आवेश हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस माइनस सम्मिलित रूप से। सम्मिलित रूप से ये तो त्यागे गए, ये ग्रहण किए गए, हम यूं कह देंगे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां क्या आ जाएगा? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। चाहे वो त्यागेगा या ग्रहण करेगा, त्यागेगा तो धनावेश आएगा, ग्रहण करेगा तो ऋणावेश आएगा। बहुत बढ़िया। इसको मैथमेटिकली लिखें Q बराबर प्लस माइनस n E। ये फॉर्मूला आपका काम का आ गया। यही आवेशों के क्वांटमीकरण को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज n क्या है? यहाँ
n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाने वाली संख्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। यह था आवेशों का क्वांटमीकरण। यही क्या कहलाता है कि आवेश जो है, किसी वस्तु पर जो आवेश आता है, चाहे वो ऋण आवेश हो या धन आवेश हो, वो क्वांटमीकृत रूप से आता है। एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि 1/2 आ गया या 2/3 आ गया। ऐसा आता है तो क्वांटमीकरण का विखंडन होगा, और ऐसा होना संभव नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी वस्तु है क्वार्क। क्वार्क का जो आवेश है वो इस सिद्धांत को विखंडन नहीं करता है, लेकिन उसका आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं होता। क्वार्क पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं होता है, परंतु फिर भी वो क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विखंडन नहीं करता है, क्योंकि क्वार्क जो होता है मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होता है। ये एक अपवाद है जो आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब बात कर ली जाए अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आवेशों की योज्यता। अब आवेशों की योज्यता मतलब कि आवेशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो जिस प्रकार संख्याओं को बीजगणितीय रूप से जोड़ा या घटाया जाता है, आवेशों को भी ठीक बीजगणितीय रूप से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपके पास कौन कौन से आवेश है, प्लस का 3 कूलाम है, एक है आपके पास में माइनस का 6 कूलाम, एक है आपके पास में 12 कूलाम प्लस का, एक है आपके पास में माइनस का 2 कूलाम, और एक है आपके पास में प्लस का 1/2 कूलाम, और एक है आपके पास माइनस का 1/2 कूलाम। तो कुल आवेश ज्ञात करना है इसको, कुल आवेश। कुल आवेश बोल लो, या स्पेशली अपन चाहे तो कुल की जगह क्या बोल सकते हैं, नेट आवेश, है ना। नेट आवेश जब निकालेंगे तो हम बीजगणितीय योग करेंगे। तो क्या करेंगे, बीजगणितीय जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। तो नेट आवेश क्या होगा आपके पास में, प्लस का 3 कूलाम, माइनस का 6 कूलाम, प्लस का 12 कूलाम, माइनस का 2 कूलाम, प्लस का 1/2 कूलाम, माइनस का 1/2 कूलाम। सिंपल, प्लस से माइनस बर्बाद। यहाँ देखेंगे प्लस प्लस वालों को जोड़ो, 3 और 12 कितने हो जाएंगे, 15 कूलाम, माइनस माइनस 6 और 2 8 कूलाम। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 15 में से आपके 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में, 7 कूलाम। तो ये आपका आंसर आ गया नेट आवेश। सिंपल सा है। आवेशों की योज्यता बीजगणितीय नियम पर लागू होती है। जैसे बीजगणित में संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आवेशों को भी जोड़ा जाता है। बात आती है अगले रूल की, अगला टॉपिक की, आवेशों की निश्चरता। काय की बात कर रहे हैं हम लोग, आवेशों की निश्चरता की। तो आवेश जो है, ये जो आवेश है, इसको यदि हम v वेग से चलाएं, इसको यदि हम v वेग, किसी वस्तु को, कोई आवेशित वस्तु है, इसको हम v वेग से चलाएं तो इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आवेश जो है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश नियत होता है। यही आवेशों की निश्चरता का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर लिखूंगा, आवेश को किसी वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु को v वेग से गति कराई जाए तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ गई होगी। अतः आवेश कैसा होता है, नियत होता है।
यही आवेशों की निश्चलता का नियम कहलाता है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, आवेशों की उच्चता और आवेशों की निश्चलता। देखो मैं इतना यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मेरा हाथ थोड़ी ना दुखा रहा हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में तो आई गई। यहाँ लिखने का रीज़न ये है कि आप इसको लिखें, साथ के साथ अपनी कॉपी में भी लिखें, हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं अपने अच्छे से सफाई से कलर पेन यूज़ करके, ताकि आपको उसको पढ़ने का मन करे। एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देख लिया, अब स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो फ़ोन में ही रखेंगे, है ना। सब बच्चों के लिए नहीं बात है ये, किसी किसी के लिए, लेकिन ज़्यादातर सही क्या होता है कि अपन जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको लिखें, पेन कॉपी लेके बैठें और साथ के साथ लिखते चलें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें और कंटिन्यू चलते रहें। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है द्रव्यमान में परिवर्तन। जब कोई उदासीन वस्तु ऋणावेशित बनती है तो द्रव्यमान में क्या चेंज आता है, या जब कोई उदासीन वस्तु धनावेशित बनती है तो द्रव्यमान में क्या चेंज आता है। तो देखना यहाँ पर द्रव्यमान में परिवर्तन। तो द्रव्यमान में परिवर्तन को कैसे समझा जाए, तो देखना ये कोई उदासीन वस्तु है। कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है। अब इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा? त्यागा। और इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो क्या बन जाएगी ये वस्तु? धनावेशित बन जाएगी। ये वस्तु कैसी बन जाएगी? धनावेशित बन जाएगी। या इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया, तो ये वस्तु कैसी बन जाएगी? ऋणावेश बन जाएगी। ये वस्तु कैसी बन जाएगी? ऋणावेश बन जाएगी। अब सुनना, इसके द्रव्यमान में, इसके द्रव्यमान में, इसके द्रव्यमान में अंतर क्या है, ये चीज़ हमको समझनी है। तो ये उदासीन वस्तु का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये त्याग रहा है, तो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है? यदि होता है तो जो इलेक्ट्रॉन हटेगा तो वो द्रव्यमान कम होगा, मतलब कि धनावेश उदासीन वस्तु से क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर कहानी? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान त्यागा, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही द्रव्यमान कम हो जाएगा, तो धनावेश का द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, मतलब कि हम इसको मान लेते हैं m डैश। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके द्रव्यमान को m डैश। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका? ऋणावेश का। उससे कम किसका? उदासीन का। फिर उससे कम किसका? धनावेश का। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि उदासीन का तो एवरेज में रहेगा, ऋणावेश का सबसे ज़्यादा होता है, धनावेश का कम होता है, एक ही वस्तु में यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागा या ग्रहण किया जाए तो। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देखना चाहे द्रव्यमान परिवर्तन का, जैसे कि द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने पर कौन सा आवेश बन रहा है? ऋणावेश बन रहा है, तो माइनस। यहां पर बात आएगी ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इनटू अपन ने पिछला वाला जो आवेशक क्वांटमीकरण सीखा था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना द्रव्यमान बढ़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के हिसाब से काउंटिंग करके ग्रहण कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव्यमान में कमी। कमी कब हो रही है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है और धनावेश बन रहा है, तो प्लस, तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यह लिखा हुआ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसको सम्मिलित रूप से लिखें तो हम लिखेंगे द्रव्यमान में वृद्धि हो या कमी हो, परिवर्तन हुआ है, द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर प्लस माइनस, ठीक है, त्यागे या ग्रहण यानी कि स्थानांतरित, इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान। अब यहाँ देखो, इसको हम मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे तो डेल्टा एम लिख लेते हैं, बराबर प्लस माइनस संख्या को एन लिख लेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे जब काम आने वाले हैं आपको, इन्हें लिखो, समझो। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके वापस देखो, आपके पास तो ऑप्शन है इतना अच्छा कि वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो बढ़िया से, है ना। तो इसको समझो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अपनी कॉपी में लिखो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है आवेशों का संरक्षण। आवेश संरक्षण, जो आपका आवेश होता है वो संरक्षित होता है। किस प्रकार से उसे समझ, किसी विलगित निकाय में हो रही क्रिया में अभिक्रिया के पूर्व का नेट आवेश अभिक्रिया के बाद के नेट आवेश के बराबर है। तो सर ऊपर से लेते हैं, यहाँ देखो समझ में आएगा। मैंने कोई अभिक्रिया ली जिसको विलगित निकाय में करवाई, जैसे कि अपन ने बात कर ली कि सोडियम +1 है ना, इसकी क्रिया मैंने क्लोरीन -1 से कराई, तो ये मिलकर क्या बना, NaCl। क्लियर है कहानी। तो ये अभिक्रिया से पूर्व की बात हो रही है या अभिक्रिया के बाद की बात हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभिक्रिया से पूर्व का जो नेट आवेश है, मैं बताऊंगा किस प्रकार से नेट आवेश अभिक्रिया के बाद के नेट आवेश के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण। अर्थात आवेश कैसा होता है, संरक्षण। कि सर कैसे, तो देखना यहाँ पर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मैंने बनाई टेबल, यहाँ लिख दिया मैंने अभिक्रिया से पूर्व, और यहाँ लिख दिया मैंने अभिक्रिया के बाद। ठीक है, और बात हो रही है कुछ इस प्रकार से, है ना। यहाँ कर लेते हैं अपन धनावेश, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ऋणावेश। फिर बात कर ली जाए किसकी, कुल आवेशों की संख्या। फिर बात कर ली जाए किसकी, नेट आवेश। ये बीजगणितीय योग के हिसाब से जो मैंने अभी बताया है उस हिसाब से नेट आवेश जुड़ेगा, अन्यथा कुल आवेश तो चाहे वो ऋण आवेश हो धन आवेश हो, सबको काउंट कर लेना है। तो सुनना, अभिक्रिया से पूर्व धनावेश कितना है, +1 है। अभिक्रिया के बाद धनावेश कितना है, कि सर है ही नहीं, तो 0। अभिक्रिया से पूर्व ऋणावेश 1 है। ऋणावेश माइनस लगाने की जरूरत नहीं, ऋणावेश ही तो लिख रहे हैं पर वो कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना है, बाद में ऋणावेश 0 है। अभिक्रिया से पूर्व मुझे बताओ कुल आवेशों की संख्या कितनी है। अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेशों की संख्या, चाहे वो ऋण हो चाहे वो धन हो, काउंट करो, 1 और 1 2, तो कितनी हो गई, 2। बाद में कुल आवेशों की संख्या कितनी है, 0। अभिक्रिया से पूर्व नेट आवेश यानी कि इस प्रकार से जोड़ना है, +1 -1 कट गया, कितना आया, 0। बाद में नेट आवेश कितना है, 0। तो सुनना, किसी विलगित निकाय में हो रही अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व का कुल नेट आवेश अभिक्रिया के बाद के नेट आवेश की क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात आवेश संरक्षित होता है। देखना यहाँ पर लिखता हूँ, किसी विलगित निकाय में हो रही क्रिया में, अभिक्रिया का रीना बने तो अभिक्रिया लिख लेते हैं। अभिक्रिया में क्रिया से पूर्व का नेट आवेश क्रिया के बाद के नेट आवेश के बराबर होता है। यही कैसे लिखने, अर्थात आवेश संरक्षित होता है। क्लियर है। एक और बात लिखना चाहूँगा यहाँ पर नोट पॉइंट में, समझना, वो बात ये है कि किसी विलगित निकाय की हो रही अभिक्रिया में धनावेश
अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद में धनावेश, ऋण आवेश और आवेशों की संख्या अलग अलग हो सकती है, परंतु नेट आवेश जो है वो बराबर होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन धनावेश कोमा ऋण आवेश तथा आवेशों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु अभिक्रिया के पूर्व व अभिक्रिया के बाद नेट आवेश बराबर, यहाँ शून्य आ गया तो यूं नहीं कि हर बार शून्य आएगा, बराबर है ना, बराबर होता है। क्लियर कहानी। यही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण कहलाता है। आपका आवेश जो है वो कैसा रहता है, संरक्षित है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अच्छे से लिखो। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कहीं कोई डाउट रह जाता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि सर इस टॉपिक में ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या ज़्यादा कुछ स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड का ऑप्शन तो आपके मोबाइल में है, आप स्लो भी कर सकते हो और फास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है इसको हम यहीं तक रखते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर